बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। उम्मीद है मानव जीनोम परियोजना की जो क्लास थी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और अगर आप उसे नहीं समझ पाए हैं तो मेरा एक पर्सनल एडवाइस रहेगा कि आप उस लेक्चर को एक बार और देखें और देखने के बाद उसके जो भी पॉइंट्स हैं वो चीज़ें सारी की सारी एक बार रिवाइज करें। आपको दोबारा जब चीज़ें पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। बेटा वन टाइम में उम्मीद है आपको वो समझ में उतनी अच्छी तरह से नहीं आएगा। भाई आप खुद ही सोच लीजिए कि जो प्रोजेक्ट 15 वर्ष का टारगेट ईयर था, 13 या 13 वर्ष में उसे कंप्लीट किया गया, तो 13 साल का जो कार्य है उसको एक नट शेल में बताया गया है। एक नट शेल में बताया गया है कि आप उनके जो मेन पॉइंट थे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए बताया गया। तो वहां पर जो पॉइंट डिस्कस किए हैं मैंने, वो मेन चीजें हैं जो उनकी हैं, वो सारी मैंने बातें आपको बताई हैं कि उसके अंदर क्या क्या था, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, कैसे कैसे क्या क्या किया जाता, ये सारी बातें हमने आपसे डिस्कस करी थी। तो आज की क्लास हमारी रहेगी अंतिम क्लास इस चैप्टर की। अगला चैप्टर जो भी प्रारंभ होगा, आप अगर कोई स्पेशली कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा कि सर इस चैप्टर के बारे में पढ़ा दीजिए हम लोगों को, या ये चैप्टर अब स्टार्ट कर दीजिए जिसमें आपको ज़्यादा समस्याएं आ रही हों। तो मैं देखूंगा कि उसके बाद कमेंट बॉक्स में, जो ज़्यादातर कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज मिलेगा या कमेंट मिलेगा, तो उस पर विचार विमर्श किया जाएगा कि उसे कैसे पढ़ाया जाए, किस हिसाब से, और उसे पढ़ाया जाए या फिर किसी अन्य टॉपिक को। जो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट मिलेंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हालांकि इसके बाद मैंने विचार किया है कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वहाँ पर रोगों का अध्ययन, जैसे बैक्टीरिया और वायरस, सारे रोगों का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लैक ओपेरॉन मॉडल। देखिए, लैक ओपेरॉन मॉडल को समझने के लिए इससे पहले आप जो चीज़ पढ़ करके आए उसको समझिए कि जैसे हमने प्रोटीन के संश्लेषण को समझा था। अब प्रोटीन के संश्लेषण के आधार पर ही कह दिया गया कि भाई ई कोलाई के अंदर भी क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये ई कोलाई के अंदर ही देखा गया था। ई कोलाई कहाँ पाया जाता है? हमारे ही शरीर में पाया जाता है, यानी मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला एक, कह देंगे परजीवी के रूप में, या बैक्टीरिया होता है। तो कहेंगे जो बैक्टीरिया है ये क्या है? ई कोलाई। ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई वेक्टर होता है। इसको वेक्टर के फॉर्म, वेक्टर क्या, जीवाणु है, और ये वेक्टर के फॉर्म में भी हम बायोटेक्नोलॉजी में जब आएंगे तब वहां पर हम इसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, और इसको वेक्टर क्यों कहा जाता है ये बात भी हम वहां पर आकर समझेंगे। हालांकि आज जो हमने प्रोटीन की प्रक्रिया बताई कि भाई जो प्रोटीन का उत्पादन हो रहा है उसके लिए कौन कौन से जीन उत्तरदायी होते हैं, उनके लिए जो है ना वो, इसमें मेन चीज पे फोकस करिएगा कि हाँ लैक ओपेरॉन मॉडल क्या चीज है। सबसे जरूरी बात मैंने जो बताया कि ये प्रोटीन के उत्पादन के संबंध में है जानकारी, जिसमें हम ई कोलाई के अंदर इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहली बात, जब हम लैक ओपेरॉन मॉडल की बात करते हैं तो ये 1961 में दिया था जैकब तथा मोनॉड ने, दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था। तो मैंने ये बात आपकी लिखी हुई, लैक ओपेरॉन मॉडल जो था ये किसने दिया? भाई प्रोटीन के संश्लेषण के संबंध में। किसके संबंध में दिया गया था ये? प्रोटीन के, क्या लिखेंगे? प्रोटीन के संश्लेषण के संबंध में ये क्या किया गया था? प्रोटीन के संश्लेषण के संबंध में ये जानकारी दी गई थी कि प्रोटीन का उत्पादन किस प्रकार से होता है। अब इसके बाद हम कहेंगे कि इसे किसने दिया था। मैंने यहां पर नाम भी यहां पर लिख दिया है। पहला नाम कौन सा लिखा है यहां पर? पहला आपका जैकब, और दूसरा यहां पर कौन सा है बेटा? मोनॉड। ये जैकब और मोनॉड दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, इसको प्रस्तुत किया था। किस सन में? 1961। जरूर याद रखेंगे 1961 में। किस संबंध में? प्रोटीन के संश्लेषण के संबंध में। जो पॉइंट बताते हुए चल रहा हूं वो ध्यान दीजिए, अन्यथा बुक में आएंगे ना, बुक में अगर पढ़ेंगे ना 4 बार भी पढ़ेंगे फिर भी आपको समझ नहीं आना है। इसलिए मेन पॉइंट नट शेल में आपको बताया है कि किस प्रकार से कार्य करता है, क्या कार्य करता है, कैसे कार्य करेगा, वो मैं यहां पर मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं आपसे। समझ में आई बात? ठीक है,
हाँ देखिए, इसके लिए उन्हें क्या किया गया था, इसके लिए उन्हें 1966 में नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। 1966 में अगर पूछ ले कि नोबेल पुरस्कार उन्हें कब मिला था, तो हम क्या कहेंगे कि 1966 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद कहेंगे आधारित किस पर है, कहेंगे मनुष्य के हाथ में पाया जाने वाला कौन सा परजीवी होता है, इस्चेरिया। ई कोलाई, इसको ई कोलाई के नाम से भी जानते हैं, यानी इसका नाम ई कोलाई भी लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, ई कोलाई के नाम से भी ये जाना जाता है। पर आधारित है मतलब कि मनुष्य की आंत में पाया जाना, अभी मैंने आपको बताया था कि मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला एक जीवाणु होता है जिसे हम ई कोलाई के नाम से या इस्चेरिया, कई लोग इस्चेरिया ऐसे करके अलग अलग नाम करके बुलाते हैं। ठीक है, तो कहेंगे इस्चेरिया ई कोलाई जो होता है, ठीक है, या इस्चेरिया कोलाई जो होता है, तो वो मनुष्य की आंत में पाया जाता, उसी पर ये क्या है बेटा, उसी पर ये आधारित है, उसी के अंदर ये प्रयोग किया गया था। फिर हम चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर, कहेंगे ओपेरॉन के भाग। भाई अब कहते हैं ओपेरॉन के कौन कौन से भाग होते हैं, तो ओपेरॉन के मुख्यतः कितने भाग होते हैं बेटा, 4 भाग होते हैं। ओपेरॉन के मुख्यतः कितने भाग होंगे, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होंगे, पहला होता है संरचनात्मक जीन, जिसे हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, प्रोत्साहक, और उसके बाद नियामक, और उसके बाद प्रचालक। ये अलग अलग जीन होते हैं उसके अंदर, ये अलग अलग जीन होते हैं ओपेरॉन के अंदर, जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। अलग अलग प्रकार से ये क्या करते हैं, भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। अब देखिए, फिर इसके बाद ये हो गए 4 उसके भाग। 4 के भाग के बाद हम कहेंगे लैकोपेरॉन एक प्रेरक तंत्र है। लैकोपेरॉन क्या है, खास बात क्या है यहां पर, लैकोपेरॉन क्या है, प्रेरक तंत्र। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे लैक का मतलब क्या है, तो यहां पर आप लैक का भी मींस लिख सकते हैं, कहेंगे लैक्टोज। क्या लिखेंगे बेटा, लैक्टोज। यहां पर यह बात याद रखिएगा, लैक का मतलब क्या है, लैक्टोज। ठीक है, लैक का मतलब है लैक्टोज। ठीक है, तो यह बात अच्छी तरह से। अब कहेंगे ई कोलाई में यहां पर प्रेरक तंत्र की तरह कौन काम कर रहा है, लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन किसकी तरह कार्य कर रहा है बेटा, प्रेरक तंत्र की तरह यह कार्य करता है। अब कहेंगे ई कोलाई में लैक्टोज का विघटन करा के ऊर्जा उत्पादन करते हैं। अब हम कहें ऊर्जा प्रोटीन, यानी कि ऊर्जा या प्रोटीन कहें, ठीक है, हालांकि प्रोटीन एक अलग चीज है, ऊर्जा एक अलग चीज है। ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, इसके लिए कितने, 3 एंजाइम उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली प्रोटीन और ऊर्जा की बात। ठीक है, तो हम कहेंगे कौन कौन से एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटिलेज। अब इसके लिए लैक वाई, ठीक है, लैक वाई और लैक जेड और लैक ए, ऐसे करके ये क्या होते हैं, ये 3 क्या होते हैं, ये 3 होते हैं जीन। ये क्या होते हैं बेटा, 3, ये तीनों क्या होते हैं, ये जीन जो इसके लिए कार्य करते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, इसके लिए जीन होते हैं जो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, कार्य करते हैं। अब देखो, इनकी उपस्थिति में एमआरएनए की जो है ना, एमआरएनए में ये होते हैं, तो उनकी उपस्थिति में क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। यहां पर एक खास बात है भाई, यहां पर 3 एंजाइम कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और उसके साथ साथ ट्रांस एसिटिलेज। ये 3 क्या कर रहे हैं, एंजाइम कार्य कर रहे हैं जो प्रोटीन के उत्पादन में, या यूं कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। भाई सीधी सी बात है, हम पढ़ रहे थे ना, प्रोटीन का कैसे हो रहा था, डीएनए से बन रहा था, कौन, डीएनए से आरएनए, और आरएनए से क्या बन रहा था बेटा, आरएनए से बन रहा था प्रोटीन। आरएनए से क्या बन रहा था, प्रोटीन। ठीक है, इसी प्रकार से आरएनए से क्या बन रहा था, प्रोटीन, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। अब अगली स्लाइड पर हम ये चीज को इस डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं। देखिए, जैसे यहां पर लैक आई, लैक जेड और लैक वाई, और यहां पर ए आपको दिखाई दे रहा है लैक ए, तो ये 3 जीन, लैक जेड और लैक वाई और लैक ए। अब पहले वाले में क्या कह रहा है बेटा, पहले वाले में कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। यहां पर इंड्यूसर जब नहीं उपस्थित होगा, यहां पर इंड्यूसर उपस्थित जब नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा, यहां पर प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो प्रोटीन का निर्माण भी नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। तो कहेंगे यहां पर क्या बात कहेंगे, देखिए, कहेंगे जब 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 इंड्यूसर की अनुपस्थिति होती है, अनुपस्थिति
होती है तो प्रोटीन का उत्पादन नहीं होता है, प्रोटीन का उत्पादन नहीं होता है, भाई जब यहां पर इंड्यूसर नहीं होगा, जब यहां पर क्या नहीं होगा, इंड्यूसर नहीं होगा, तो ये इंड्यूस यानी एमआरएनए की श्रृंखला, जो भाई डीएनए से क्या बन रहा था, आरएनए, एमआरएनए बताया था, एमटीआर ऐसे करके आपको बताया था। एमआरएनए की जब चेन नहीं बनेगी तो यानी कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं, ट्रांसलेशन नहीं होगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ही ना हो तो प्रोटीन का निर्माण कैसे होगा। तो यहां पर क्या हो गया, एब्सेंस, अगर इंड्यूसर एब्सेंस है तो वहां पर क्या, इंड्यूसर की अनुपस्थिति में तो प्रोटीन का वहां पर उत्पादन नहीं होगा। फिर इसके बाद कहेंगे यदि रिप्रेसर आ जाएगा यहां, यानी प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, अगर इंड्यूस यहां पर प्रेजेंस होगा तो क्या होगा कि वो एक्टिव, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर एमआरएनए की श्रृंखला का निर्माण होगा, अर्थात क्या होगा बेटा, यहां पर क्या दिखाया गया है, यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, तो यहां पर प्रेजेंस जब उसकी है तो यहां पर क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होने के बाद किसका निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। ट्रांसक्रिप्शन, भाई यही तो हमने पढ़ाया था आपको कि भाई डीएनए से जब आरएनए का निर्माण होता है, जब आरएनए का निर्माण होता है तो कहेंगे इसको क्या, ट्रांसक्रिप्शन। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं अंग्रेजी में तो कह रहे थे अनुलेखन, याद करिए पहले वाली लेक्चर। और ये क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, प्रोटीन का निर्माण, तो क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन यानी अनुवादन, क्या कहेंगे, अनुवादन। तो इस प्रकार से लैक ओपेरॉन कार्य करता है। अच्छा एक चीज और भी याद रखिएगा, जब कह दे जब ग्लूकोज उपस्थित होता है, उपस्थित होता है तो होता है तो भाई यहां पर क्या कहेंगे, जब ग्लूकोज उपस्थित होगा, बेटा ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए हमारी बात को, कि जब ग्लूकोज उपस्थित होगा तो ग्लूकोज की उपस्थिति में यहां पर लैक ओपेरॉन यानी ओपेरॉन जो होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन वहां पर जब ग्लूकोज की जगह लैक्टोज आ जाएगा, ग्लूकोज की जगह क्या आ जाएगा, लैक्टोज आ जाएगा, तो ओपेरॉन वहां पर कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए इसको कहा जाता है लैक ओपेरॉन मॉडल, लैक ओपेरॉन मॉडल। बेटा कई बच्चे ऐसे होंगे ना, क्लास अटेंड कर रहे होंगे, उनको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको सच बताऊं एक चीज, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कई लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं यार क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समस्याएं होती हैं। बेटा एक चीज याद रखिएगा हमेशा, और ध्यान से सुनिएगा इस बात को, एक चीज बेटा याद रखिएगा कि हो सकता है कि दुनिया की कई बेड़ियों से आजाद हो जाएं आप, हो सकता है दुनिया की कई बेड़ियों से आजाद हो जाए या उनकी जंजीरों से आजाद हो जाएं, लेकिन अगर मन की बेड़ियों में बंधे रह गए बेटा तो जीवन में बहुत कुछ टूट जाता है, जीवन में फिर बहुत कुछ टूट जाता है, और फिर टूटी हुई चीजों को समेटना ये हर किसी व्यक्ति के बस का नहीं होता बेटा। और जब वो चीज भी आप समेट करके बैठ जाते हैं तब जाकर के एक कहीं स्ट्रांग पर्सन बन पाते हैं आप। लेकिन कुछ लोग उसमें बिखर जाते हैं और कुछ लोग उसमें संभल जाते हैं। तो आपको क्या करना है ये आप निर्धारण कीजिए इस चीज का। तो अभी भी संभल जाइए बेटा, ध्यान से सुनिए मेरे बात को। तो यहां पर कहेंगे ग्लूकोज जब उपस्थित होता है तो क्या होगा, तो लैक ओपेरॉन, क्या कहेंगे, लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। अच्छा ये बात आप अगर समझ गए तो इसको पहले मैं है ना वो कर देता हूं जिससे आपको समझने में आपको समस्या ना आए। फिर इसके बाद हम कहेंगे अगले के लिए
कहेंगे जब ग्लूकोज की जगह क्या होगा, लैक्टोज। कहेंगे जब लैक्टोज, कहेंगे वही लिखे देता हूं, लैक्टोज है ना हिंदी में ही, लैक्टोज की उपस्थिति होती है। तो अभी मैंने क्या बताया, जब लैक्टोज उपस्थित होगा तो ओपेरॉन कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो कहेंगे जब लैक्टोज उपस्थित होता है, उपस्थित होता है तो होता है तो लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन या ओपेरॉन बोल दें, ओपेरॉन, ओपेरॉन कार्य करना प्रारंभ कर देता है, प्रारंभ कर देता है। अब ये बात, ये वाला डायग्राम भी आप बेटा ड्रॉ कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है, जिससे आपको ये वाला भी चीज आपकी समझ में आ जाए। मैंने बताया था ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटिलेज, ये आपके जितने भी एंजाइम थे, ये तीनों एंजाइम के बारे में पीछे में बता करके आया हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो उम्मीद है लैक ओपेरॉन वाला लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो बेटा ये वाला जो चैप्टर होता है ना, अब इस टॉपिक के बाद ये वाला चैप्टर आपका एंड होता है। तो ऐसी कंडीशन में तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कौन सा चैप्टर नया स्टार्ट किया जाए, ठीक है। नहीं तो मैं तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाला चैप्टर जो है ना उसको स्टार्ट करने वाला हूं। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना तो जरूर बताइएगा, और अगर किसी भी टॉपिक में भी आपको समस्या आ रही है तो आप वो भी बताइएगा कि सर ये वाला टॉपिक हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको भी मैं अलग से वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे आपकी समस्याएं थोड़ा सा दूर हो पाएं। जैसे कई बार ऐसा होता है बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और वो पढ़ना चाहते हैं बच्चे, पर वो उनके पास हो नहीं पाता है। तो उम्मीद है ये वाला लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बेटा अभी भी कह रहा हूं, लगे रहिए, जुटे रहिए, करते रहिए, कायदे से मेहनत करते रहिए, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। लाइक का बटन दबा करके जाइए और उसके साथ साथ लेक्चर को पूरा देख करके जाइए, नोट्स बनाते रहिए, और इन्हीं नोट्स से आपके एग्जाम में आएगा। और जब करके आएंगे तो बिल्कुल आ करके जरूर बताइएगा कि सर हाँ ये टॉपिक आपके लेक्चर से दिए हुए, ये टॉपिक आए थे आपके पढ़ाए हुए और हम करके आए, हम अच्छा करके रिजल्ट आए तब बताइएगा, तभी भी आकर के बताइएगा कि हाँ सर आपके पढ़ाए हुए लेक्चर से, आपके बताए हुए लेक्चर से हमने इतना किया और हमारा आज ये परसेंटेज है। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।